हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यह थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस एंड डेवलपमेंट वाला कर रहे हैं। उसकी सेकंड यूनिट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय से संबंधित है, उसे हम प्रारंभ कर चुके हैं। उसके फर्स्ट चैप्टर में हमने एक वीडियो में यह पढ़ा था कि सार्वजनिक व्यय के क्षेत्र में कि सार्वजनिक व्यय के दो प्रमुख भाग होते हैं, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय। पिछले वीडियो में हम सार्वजनिक व्यय के बारे में कि सार्वजनिक व्यय क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या है, सार्वजनिक व्यय की वृद्धि के कारण क्या हैं, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत क्या प्रतिपादित किए गए हैं, यह सब अध्ययन कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है कर व्यवस्था, टैक्सेशन सिस्टम। आप सभी ने टैक्स वर्ड के बारे में, कर के बारे में काफ़ी सुना होगा। सरकार की आय के विभिन्न साधनों को सार्वजनिक आय के साधन, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू कहा जाता है। सार्वजनिक आय के कई साधन होते हैं, जैसे फर्स्ट है कर, टैक्स कहते हैं जिसे। दूसरा फीस, सरकार कई प्रकार की फीस लगाती है। जुर्माने, फाइन लगते हैं। और नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्यम के लाभ, सरकार के अनेक उद्यम चलते हैं, उन्हें प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है उपहार तथा अनुदान, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। करेंसी निर्माण से प्राप्त आय, विशेष निर्धारण आदि। सरकार की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन कर है। कर किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ टैक्स? आप अपने शहर के रेस्तरां में अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं, पार्टी का कुल खर्च 100 रुपये हुआ, परंतु होटल वाला इसमें 5% बिक्री कर जोड़कर आपसे 105 रुपये लेगा। तो इस प्रकार ये 5 रुपये टैक्स है। पहले आपको ध्यान हो, सेल टैक्स बिक्री कर लगा करता था। आपके बड़े भाई इंजीनियर हैं, उनकी मासिक आय 4000 रुपये है, अतः उन्हें प्रतिवर्ष आयकर देना पड़ेगा। आपके पिताजी ने आपकी जन्म की खुशी में आपको 25,000 रुपये का उपहार दिया, अतः आपके पिताजी को उपहार कर भी देना होगा। अतः कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति उस पर लगाए कर को नहीं चुकाता है तो उसे कानून के अनुसार दंड मिलता है। यह जो एग्जाम्पल थे, यह पहले जो कर लगा करते थे, करों का भी एक लंबा इतिहास है। आजकल एक प्रमुख कर जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना, अगर हम पढ़ेंगे, वो है जीएसटी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हम जो भी वस्तु खरीदते हैं उसके ऊपर सभी करों के स्थान पर एक कर लगा दिया गया है, वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उस कर को हमें देना आवश्यक होता है। इसी प्रकार आय जो हमें प्राप्त होती है, आय के ऊपर आयकर लगता है। परिभाषा: एनातोल मुराद के अनुसार कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। डाल्टन के अनुसार एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, कर किसी सार्वजनिक सत्ता द्वारा लगाया गया एक अनिवार्य अंशदान है, भले ही इसके बदले में करदाताओं को उतनी सेवाएं प्रदान की गई हों अथवा नहीं। यह किसी कानूनी अपराध के दंड स्वरूप नहीं लगाया जाता है। इसमें एक बात परिभाषा में ध्यान रूप से देखिए, ये कहा गया है कि मानो टैक्स जैसे अमीर लोग अधिक देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सरकार सार्वजनिक व्यय पर जो खर्च करेगी वो अमीरों के लिए ज़्यादा हो, तो उसका कोई अनुपात नहीं होता। हाँ, कर देना है जो सरकार ने डिसाइड किया है, फिर सरकार अपनी नीतियों के अनुसार उसे वंचित वर्ग के लिए, सभी वर्गों के लिए खर्च करती है। प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार कर एक अनिवार्य अंशदान है जिसे सरकार व्यक्तियों से उन खर्चों की पूर्ति के लिए वसूल करती है जो सामान्य हित में किए जाते हैं। इसका संबंध किसी विशेष लाभ की प्राप्ति से नहीं होता है। डी मार्को के अनुसार कर नागरिकों की आय का वह भाग है जिस पर सरकार साधनों को जुटाने के लिए स्वामित्व प्राप्त करती है जो कि सामान्य सेवाओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं में से आपको जो भी एक या दो परिभाषाएं अच्छी लगे, या आप और अन्य टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे अन्य लेखकों की, तो उसमें भी आपको कर एक ऐसा विस्तृत टॉपिक है जिस पर इस तरह की परिभाषाएं मिल जाएंगी। आपको अपने उत्तर के प्रारंभ में कुछ कर की परिभाषाएं अवश्य याद होनी चाहिए। कर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ अ टैक्स। कर की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है
जो हमने परिभाषाएं पढ़ी उसके आधार पर अब निम्न विशेषताएं हम पढ़ सकते हैं। पहला है अनिवार्य भुगतान, कंपल्सरी पेमेंट। कर एक अनिवार्य भुगतान होता है। यदि सरकार किसी व्यक्ति के ऊपर कर लगा देती है तो इच्छा न होते हुए भी उसे कर देना पड़ता है। कर जनता को सरकार के मांगने पर चुकाना पड़ता है। कर न देने पर सरकार की ओर से दंडित किया जाता है। वस्तुओं पर लगाए गए करों से हम उस समय तक बच सकते हैं जब तक हम उन्हें नहीं खरीदते, जैसे रेडियो की बिक्री पर लगाया जाता है, और यदि हम रेडियो ना खरीदें तो वह कर हमें नहीं देना पड़ेगा। परंतु यह बात प्रत्यक्ष करों के संबंध में लागू नहीं होती है। जैसे इनकम टैक्स है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपको आय प्राप्त हो गई तो आपकी आय में से वो एट सोर्स इनकम टैक्स कट जाएगा। परंतु अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी है वह तभी लगता है जब आप उस वस्तु का उपभोग करते हैं। दूसरा है जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। कर की दूसरी विशेषता यह है कि इससे प्राप्त सार्वजनिक हित के लिए खर्च की जाती है। इसका लाभ किसी व्यक्ति विशेष को नहीं होता बल्कि सारे समाज को होता है। हमने देखा कि लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, ये जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी सरकारें होती हैं और ये जनता के हित में अनेक कार्य करती हैं, जैसे पब्लिक के लिए रेलवे चलाना, मेट्रो चलाना, परिवहन के अन्य साधन, संचार साधन, स्कूल, अस्पताल, जो भी सरकारी चीज़ें होती हैं उस पर जो व्यय होता है वो कर से जो राशि प्राप्त होती है उसके द्वारा खर्च किया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ का अभाव, नो डायरेक्ट सर्विस। कर देने वाले को कर के बदले में कोई प्रत्यक्ष विशेष सुविधा नहीं मिलती है। ऐसा नहीं होता कि जो व्यक्ति ये कहे कि मैंने इनकम टैक्स ज़्यादा दिया है तो मेरे लिए सरकार ज़्यादा खर्च करेगी, इस तरह का कोई समझौता नहीं होता है। कर और लाभ का अनुपातिक संबंध नहीं है। यह भी आवश्यक है कि करदाता को सरकार से प्राप्त होने वाले लाभ ठीक उसी मात्रा में मिले जितना कि वह कर देता है, यह आवश्यक नहीं है। कर देना व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व है। कर देना व्यक्ति का निजी उत्तरदायित्व है, वह व्यक्ति को ही देना होता है, चाहे इसे लगाने का आधार वस्तुएं ही क्यों न हो। कानूनी व्यवस्था, कर की एक विशेषता यह भी है कि कर कानूनी तौर पर ठीक ढंग से लगाए जाते हैं। प्रत्येक कर को लगाने के संबंध में कानूनी नियम होते हैं, इसलिए कर नियमानुसार ही लगाए जाते हैं और करों को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा एक कानून होता है, एक एक्ट होता है और उसके हिसाब से पूरा विभाग कार्य करता है कि यदि आप कर नहीं देंगे तो आपसे वो किस तरह से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है करारोपण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, कि कर क्यों लगाए जाते हैं। करारोपण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है आय प्राप्त करना, टू गेट इनकम। प्रत्येक सरकार को अपना खर्च पूरा करने के लिए आय की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा आय प्राप्त करने का एक मुख्य साधन करारोपण है। करारोपण वह विधि है जिसके अनुसार सरकार विभिन्न प्रकार के करों द्वारा आवश्यकता अनुसार आय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। सरकार के आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए हैं। सरकार के बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जिनके वेतन और पेंशन पे बहुत खर्च होता है। सरकार की सामाजिक नीतियाँ जो होती हैं, जन कल्याणकारी कार्य होते हैं, उन पर बहुत खर्च होता है। उसके लिए जो आय प्राप्त करनी है वह करों से प्राप्त की जाती है। जैसा कि आपने देखा हो अभी कोरोना वाले पीरियड में जब महामारी आई उस समय अर्थव्यवस्था एकदम रुक सी गई थी, आर्थिक क्रियाएं एकदम बंद हो गई थी, तो ऐसे समय में सरकार को जीएसटी के कलेक्शन पर काफ़ी लॉस हुआ है। इस तरह के पेपर्स को पढ़ने के लिए मैं आपको बार बार ये अनुरोध कर रही हूँ कि आप न्यूज़पेपर और विभिन्न आर्टिकल पढ़ते रहें और टीवी पर भी आर्थिक विषयों से संबंधित जो वाद विवाद और वार्तालाप आते हैं उनका अध्ययन करते रहें। तो जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल होते हैं या जो नीतियों में परिवर्तन होता है उसको आप अपने पेपर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नियमन तथा नियंत्रण करना। करारोपण का उद्देश्य उपभोग, आयातों, निर्यातों, लाभ आदि को नियमित करना है। जैसे शराब या नशीली वस्तुओं के उपभोग को नियमित करने के लिए सरकार शराब पर भारी मात्रा में कर लगा देती है। सरकार जिन वस्तुओं के आयात को कम करना चाहती है उन पर भी अधिक कर लगा देती है। इसके फलस्वरूप आयातों का मूल्य बढ़ जाता है तथा उसकी मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि सरकार समाज के हित में कुछ वस्तुओं के उपभोग को कम करना चाहती है तो करारोपण द्वारा उनके मूल्यों में वृद्धि कर देती है। टेलर ने इस उद्देश्य को व्यय संबंधी कर का नाम दिया है। अभी आपने देखा होगा कि जैसे सरकार के चाइना से व्यापारिक संबंध ठीक नहीं थे, सरकार चाइना की चीज़ों को बैन करना चाहती है तो कुछ चीज़ों को बैन किया और उनके ऊपर अधिक आयात शुल्क लगा दिया ताकि चीन की वस्तुएं भारत में ना आएँ। इसी प्रकार सरकार को जब अधिक आय की ज़रूरत थी तो आपने देखा था कि कुछ राज्यों की सरकारों ने ये लॉकडाउन के बाद जैसे ही शराब की बिक्री को प्रारंभ किया उससे सरकार को काफ़ी पैसा मिलता है तो सरकार ने उसके ऊपर कर और कर के ऊपर भी सेस लगाकर अतिरिक्त आय को प्राप्त किया।
नेक्स्ट पॉइंट है साधनों का आवंटन, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। करारोपण का उद्देश्य उत्पादन के साधनों के आवंटन में परिवर्तन करना है। यदि सरकार विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन से साधनों को हटाकर अनिवार्यता की वस्तुओं को अधिक उत्पादन में उनका प्रयोग करना चाहती है तो वह विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगा देती है तथा अनिवार्यता की वस्तुओं से कर हटा देती है। विलासिता की वस्तुओं पर अधिक कर लगाए जाने से उनका मूल्य बढ़ जाता है और उनकी मांग कम हो जाती है। मांग कम होने के कारण उत्पादन कम किया जाता है तथा साधनों का प्रयोग कम होता है। इन साधनों का प्रयोग अनिवार्य वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि आप देखेंगे, जब यह सरकार की नीति होती है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, प्रारंभ के अनेक दशकों में नेहरू जी ने महालनोबिस मॉडल के तहत सरकारी उद्योगों में इस प्रकार अपने संसाधनों को आवंटित किया कि देश के लिए जो वस्तुएं पहले आवश्यक हैं उनका उत्पादन, भारी उद्योगों का उत्पादन अधिक हो, ना कि उपभोक्ता वस्तुओं का। असमानता को कम करना, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। करारोपण का एक मुख्य उद्देश्य आय तथा संपत्ति की असमानता को कम करना है। एक और सरकार करों की ऊंची दर द्वारा धनी वर्ग से अधिक आय प्राप्त करके उनकी आय तथा संपत्ति को कम करती है। दूसरी ओर निर्धनों की आय को कर मुक्त कर तथा धनी वर्ग से करों के रूप से प्राप्त आय के द्वारा निर्धन वर्ग को अधिक सुविधाएं देकर जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकती है, अर्थात उन्हें धनी बना सकती है। इस प्रकार करों द्वारा आय तथा संपत्ति की असमानता कम हो सकती है। किसी भी देश में आय व संपत्ति की जो असमानताएं पाई जाती हैं वे एक प्रमुख समस्या होती है। इंडियन इकोनॉमिक्स में आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। इस प्रकार की असमानताएं देश में असंतोष को जन्म देती हैं। इसलिए सरकारें अमीर व्यक्तियों पर प्रगतिशील दर से अधिक कर लगाती हैं और उसको गरीबों के ऊपर व्यय करती हैं ताकि उनके जीवन स्तर में, रहन सहन के स्तर में अंतर कम हो सके। आपने देखा होगा कि सरकारें इस प्रकार की सूची निकालती हैं कि प्रत्येक वर्ष में इस व्यक्ति ने, इस सेलिब्रिटी ने सबसे अधिक कर दिया। तो इसका मतलब कुछ लोग बहुत अधिक अमीर हैं और कुछ लोग आवश्यक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो उनके लिए ध्यान रखना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करों का उद्देश्य देश के आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना है। करों के द्वारा सरकार धनी वर्ग की उपभोग्य आय को कम करके अनावश्यक वस्तुओं के उपभोग को कम करती है। दूसरी ओर सरकार करों के द्वारा प्राप्त आय का उपभोग उत्पादक क्रियाओं में करती है। इसके फलस्वरूप देश की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती है। कीमत वृद्धि पर नियंत्रण। करारोपण का मुख्य उद्देश्य कीमत वृद्धि पर नियंत्रण करना है। कीमत वृद्धि का एक मुख्य कारण मुद्रा की मात्रा का प्रसार करना होता है। मुद्रा की मात्रा का प्रसार होना है। जनता के पास मुद्रा की मात्रा अधिक होने के फलस्वरूप मांग में वृद्धि होती है तथा कीमतें बढ़ती हैं। करों के द्वारा सरकार जनता के पास मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है तथा इसके फलस्वरूप मांग कम होती है तथा कीमत वृद्धि को नियंत्रित करना संभव होता है। आपने इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर में ही एक और चैप्टर पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि। प्रत्येक सरकारों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। अत्यधिक महंगाई होने से भी जनता में रोष होता है और आपने देखा होगा अनेक बार केवल मूल्य बढ़ने के कारण सरकारें बदल दी जाती हैं। इसलिए सरकार मूल्य वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए करों का सहायता लेती है। संक्षेप में करारोपण का उद्देश्य आय प्राप्त करना, हानिकारक उपभोग को रोकना, आय की असमानता को कम करना तथा कीमत वृद्धि को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है अच्छी कर प्रणाली के गुण, क्वालिटीज ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। प्रोफेसर मसग्रेव के अनुसार एक अच्छी कर व्यवस्था के मुख्य गुण निम्नलिखित होने चाहिए। पहला है समानता। करों के भार का वितरण सभी लोगों पर समान रूप से पड़ना चाहिए। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसमें अपना उचित भाग दे सके। किसी भी वर्ग को ऐसा संतोष नहीं होना चाहिए कि दूसरे वर्ग पे तो कम कर लगाया जा रहा है और हमारे को ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। न्यूनतम हस्तक्षेप। सरकार को इस प्रकार के कर लगाने चाहिए जिससे लोगों के आर्थिक निर्णयों तथा कुशल बाजारों के कार्यकरण में न्यूनतम हस्तक्षेप हो। करों के अधिक भार को न्यूनतम किया जाना चाहिए। कर का भार अधिक नहीं होना चाहिए और आर्थिक क्रियाओं पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। निजी क्षेत्र की अकुशलता पर प्रतिबंध। करों का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए जिससे जहां तक संभव हो सके कि निजी क्षेत्र की अकुशलता पर प्रतिबंध लगाया जा सके तथा उसे अधिक कुशल बनने के लिए मजबूर किया जा सके, तभी आर्थिक विकास की दर तेज होगी। विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति। कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसके फलस्वरूप वित्तीय नीति, स्थिरीकरण तथा विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। सतत विकास, समावेशी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में कर एक प्रमुख साधन है।
नेक्स्ट है सरल तथा स्पष्ट। कर प्रणाली सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए जिससे करदाता उसे सरलता से समझ सके। इसका प्रबंध भी आसान होना चाहिए और इनकी दर इत्यादि भी निश्चित होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, इनकम टैक्स भरने के लिए पहले कोई टाइम था जब बहुत मुश्किल फॉर्म हुआ करता था। आजकल उसको धीरे धीरे कर देने में लोग कतराते थे, इसलिए उसके फॉर्म को अत्यंत सरल कर दिया गया है ताकि लोग आसानी से उसको समझ सकें और अपना फाइल कर सकें। इसी प्रकार जीएसटी में भी जो आधुनिक अध्ययन हो रहे हैं उसके बारे में एक प्रॉब्लम आ रही है कि जीएसटी को मेंटेन करने के लिए, उसका पूरा फॉर्म वगैरह भरने के लिए एक विशेष प्रकार की स्किल की आवश्यकता होती है। इस कारण लोग जीएसटी पर्याप्त तरीके से भर नहीं पा रहे हैं। कम खर्चीली। एक अच्छी प्रणाली वह है जिसमें करों को इकट्ठा करने में और करदाताओं को कर देने में अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। अधिकतम सामाजिक लाभ। एक अच्छी कर प्रणाली में करों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग अधिक से अधिक जनोपयोगी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए। आम जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाएं, यातायात, संचार इत्यादि सुविधाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। करारोपण के सिद्धांतों पर आधारित। एक अच्छी कर प्रणाली वह होती है जिसमें करारोपण के अधिक से अधिक सिद्धांत निहित और समाहित हों, जैसे समानता, सुविधा, निश्चितता, मितव्ययता, उत्पादकता, लोचशीलता और सरलता। जिस प्रकार हमने सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत पढ़े थे, उसी प्रकार अब नेक्स्ट टॉपिक हम टैक्सेशन के सिद्धांत पढ़ेंगे। उन सभी सिद्धांतों का अधिकाधिक पालन होना चाहिए। निहित लोचशीलता। एक अच्छी कर प्रणाली वह है जिसमें स्वयं निहित लोचशीलता होती है। इसका अभिप्राय यह है कि आवश्यकता के अनुसार करों में स्वयं ही वृद्धि और कमी हो जाती है। एक अच्छी कर प्रणाली में करों की दरों में आवश्यकता अनुसार इस प्रकार परिवर्तन होता है कि आर्थिक प्रणाली पर बिना कोई बुरा प्रभाव डाले राजस्व संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जब सरकार बजट पेश करती है, उस बजट में या तो करों की दर में परिवर्तन करती है अध्ययन करके, और या फिर करों का आधार बढ़ा देती है ताकि आय स्मूथली प्राप्त होती रहे। संतुलित। एक अच्छी कर प्रणाली संतुलित होनी चाहिए। इसका अभिप्राय है कि यह सभी प्रकार के करों का संतुलित मिश्रण होना चाहिए। इसमें केवल प्रगतिशील, अवरोही या आनुपातिक कर ही शामिल नहीं होने चाहिए, वरन उन सबका एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए। कभी तो कर प्रगतिशील लगते हैं और कभी आनुपातिक लगते हैं, तो कौन सा कर लगाना है और क्या उचित रहेगा, इसका पहले पर्याप्त अध्ययन होना चाहिए। वैगनर द्वारा प्रतिपादित अच्छे कर आरोपण के गुण। प्रोफेसर वैगनर के अनुसार एक अच्छी कर प्रणाली के निम्नलिखित कसौटी होनी चाहिए। वित्तीय कसौटी। एक अच्छी कर प्रणाली वित्तीय दृष्टि से उत्पादक होनी चाहिए। उसके द्वारा पर्याप्त आय एकत्रित होनी चाहिए, यह लोचशील होनी चाहिए। आर्थिक कसौटी होता है, एक अच्छी कर प्रणाली में उन करों को समावेश किया जाना चाहिए जिनका देश की आर्थिक प्रगति पर उचित प्रभाव पड़ता है। आर्थिक प्रगति को बढ़ाने वाले कर होने चाहिए। कल्याणकारी कसौटी। एक अच्छी कर प्रणाली समानता के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। इन करों का जनता पर समान भार पड़ना चाहिए। प्रशासनिक कसौटी। एक अच्छी कर प्रणाली सुविधाजनक, बचतपूर्ण, सरल, कुशल होनी चाहिए ताकि उसका क्रियान्वयन आसानी से किया जा सके। अतः अंत में हम ये कह सकते हैं कि अच्छी कर प्रणाली वह होती है जिसमें करदाताओं की समस्याओं तथा अधिकारों का पूर्ण ख्याल रखा जाता है। इसके अंतर्गत अधिकतर उन करों को शामिल किया जाता है जिनका मुख्य उद्देश्य असमानताओं को कम करना, सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना तथा आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। धन्यवाद।